देखिए चालन के बाद संवहन पढ़ाया जा रहा था आपको। संवहन, संवहन में जो गैसों में संवहन है उसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे आपको बताया गया था स्थलीय समीर और समुद्री समीर। स्थलीय समीर और समुद्री समीर का चलना जो है वह गैसों में संवहन का बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, इसीलिए समुद्र के किनारे जो बसे शहर होते हैं उनकी जलवायु बहुत अनुकूलतम होती है, बहुत सुखद जलवायु होती है। नदी में बहुत ज्यादा गर्मी और न ही रात में बहुत ज्यादा ठंडी। और भी एग्जाम्पल, जो आपके घरों में रोशनदान लगे होते हैं, है ना, वो रोशनदान भी इसलिए लगे होते हैं क्योंकि दरवाजों के माध्यम से या खिड़कियों के माध्यम से जो भी वायु कमरे में प्रवेश करती है वह कुछ देर बाद गर्म हो जाती है। व्यक्ति है या व्यक्ति नहीं भी है तब भी अणुओं के चालन से वो गर्म हो जाती है और गर्म वायु की डेंसिटी ऊपर कम हो जाती है, तो इसलिए वह ऊपर की तरफ उठती है। तो अगर ऊपर की तरफ उठने पर उसके निकलने का कोई मार्ग नहीं है तो तब तक कोई नई वायु प्रवेश नहीं कर सकती है। इसलिए ऊपर से निकल जब जाएगी वायु तो भीतर से नई वायु प्रवेश करेगी, तो एक वातायन जो है, इसको आप वेंटिलेशन कहते हैं, वो बना रहता है। तो वेंटिलेशन के लिए ही कमरों में रोशनदान लगाए जाते हैं। लालटेन में क्या होता है कि ऊपर और नीचे सुराख बने होते हैं। आपने देखा होगा कि लालटेन का जो शीशा होता है, उस लालटेन के शीशे को आप जिस बेस पर रखते हैं वह बेस भी छिद्रयुक्त होता है, उस पर छिद्र होना मस्ट है। नहीं होगा तो नहीं जलेगा। तो जिस बेस पर रखते हैं शीशे को वह भी छिद्रयुक्त होता है और ऊपर भी छिद्र बने होते हैं, क्योंकि भीतर से वायु प्रवेश करती है। भाई जलने के लिए तो ऑक्सीजन चाहिए, बिना ऑक्सीजन की कोई चीज जलेगी नहीं। अगर लालटेन की बत्ती हमेशा जल रही है इसका मतलब उसको ऑक्सीजन मिल रहा है। ऑक्सीजन कहां से मिलेगा? अलग से तो ऑक्सीजन आप सिलेंडर का प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं, वायु से मिलेगी ऑक्सीजन, तो इसका मतलब वायु वहां जानी चाहिए। तो जो छिद्र नीचे वाले होते हैं वहां से वायु प्रवेश करती है और उस वायु के बीच की जो ऑक्सीजन है वो जलती है। जो गर्म वायु हो जाती है उसकी डेंसिटी कम हो जाती है और वह ऊपर की तरफ निकल जाती है। तो कहने का मतलब कि लालटेन के माध्यम से जो जब जलती है लालटेन, तो वहां भी यह भी गैसीय संवहन का बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है ना। अब इसके बाद आपको जानना है किसी पृष्ठ विकिरण के बारे में आते हैं। अब तीसरा क्या है? विकिरण। विकिरण या रेडिएशन। आप चालन के बारे में जान चुके हैं, संवहन के बारे में जान चुके हैं, अब आप विकिरण के बारे में जानेंगे। ऊष्मीय विकिरण जो है वह ऊष्मा संचरण की ऐसी विधि है जिसमें ऊष्मा बिना किसी माध्यम के, यदि माध्यम हो तब भी अथवा माध्यम नहीं है तब भी, एक स्थान से अन्य स्थान तक पहुंच जाती है। ठीक है। ऊष्मीय विकिरण में ऊष्मा संचरण का जो मार्ग होता है वो सीधा होता है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता। जबकि ऊष्मीय चालन में भी ऊष्मा संचरण का मार्ग टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है और जो संवहन है वहां पर जो मार्ग है ऊष्मा संचरण का वह भी टेढ़ा मेढ़ा होता है, लेकिन विकिरण में नहीं होता। जब भी यह ऊष्मीय विकिरण, देखिए ऊष्मीय विकिरण में और प्रकाश में कुछ समानताएं हैं। ठीक है। ऊष्मीय विकिरण में और प्रकाश में कुछ समानताएं हैं और बहुत थोड़ी सी असमानता है। ऊष्मीय विकिरण भी बिना किसी माध्यम के चल लेते हैं, प्रकाश भी बिना किसी माध्यम के चल लेता है। प्रकाश में परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, ऊष्मीय विकिरण में भी होता है। प्रकाश में ऊष्मा उत्पन्न करने गुण होता है, उसमें भी ऊष्मा उत्पन्न करने गुण होता है, सब चीज। ठीक है ना। और बहुत सारी डेफिनेशंस आप जानते हैं, सब परिभाषा जानते हैं उसकी, क्या है प्रकाश, क्या है ऊष्मीय विकिरण, क्या है। एक मुख्य अंतर बता दें। ठीक है। जो दोनों के मध्य विभेद पैदा करता है। प्रकाश जो है वह देखने की क्षमता उत्पन्न करता है,
ठीक है ना। प्रकाश जो है वह जब आपकी आंख पर पड़ता है तो दृष्टि नाड़ियों को संवेदित करता है। आपके आंख के रेटिना में दृष्टि नाड़ियां होती हैं, आपने अगर स्ट्रक्चर पढ़ा होगा या पढ़ेंगे आगे, तो दृष्टि नाड़ियां जो आपकी होती हैं उनका संबंध जो है मस्तिष्क से होता है। तो दृष्टि नाड़ियां जो होती है वह प्रकाश के आने की सूचना जो है वो मस्तिष्क को देती है, लेकिन ऊष्मीय विकिरण जो है वह दृश्य प्रभाव उत्पन्न नहीं कर सकता। कहने का मतलब कि अगर गर्मी उत्पन्न हो रही वहां पे, ठीक है ना, चमक नहीं है, गर्मी है, अंधेरे में कमरे में बैठे हुए हैं, तो आप ऊष्मा महसूस कर लेंगे। ठीक है, ऊष्मा महसूस कर लेंगे, कहीं से गर्मी आ रही, गर्मी इधर से आ रही है या यहां से आ रही है, कमरे का तापमान बढ़ रहा है, आप महसूस कर लेंगे, लेकिन आपकी आंख पर पड़ेगा तो आप देख नहीं पाएंगे किसी चीज को। प्रकाश में क्या है कि आपकी आंख पड़ेगा तो ऊष्मा तो महसूस ही होगी, क्योंकि प्रकाश में भी ऊर्जा होती है और आप देखने की क्षमता भी उससे उत्पन्न हो जाती है, तो आप देखने की किसी वस्तु को देखने में सक्षम भी हो जाते हैं। बहरहाल जब भी किसी पदार्थ पर ऊष्मीय विकिरण पड़ता है तो या तो परावर्तन हो जाता है, या तो अवशोषण हो जाता है, और या तो पारगमन हो जाता है। किसी वस्तु पर अगर ऊष्मीय विकिरण गिरेगा तो या तो उसको परावर्तित कर देगा, या तो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, अवशोषित कर लेगा, और या तो पारगमित कर देगा, मतलब आर पार जाने देगा। तो कोई भी पदार्थ हो उसमें ये तीनों घटनाएं होती है, एक साथ तीनों घटनाएं होती हैं। अंतर यह है कि पदार्थ जैसा है, जैसे चिकना अगर पदार्थ है, तल चिकना उसका है, तो परावर्तन ज्यादा करेगा, एब्जॉर्प्शन कम करेगा, पारगमन भी कम करेगा। जब एब्जॉर्प्शन कम होगा तो पारगमन भी कम होगा। खुरदरा अगर है तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, अवशोषण ज्यादा होगा, जो परावर्तन है वो कम होगा। ठीक है, तो पदार्थ की प्रकृति के आधार पर और साथ ही साथ तल के प्रकृति के हिसाब से ये तीन तरह के पदार्थ होते हैं। ठीक है ना, हमको ये जानना है कि किसी पदार्थ की अवशोषण क्षमता क्या होती है, उत्सर्जन क्षमता क्या होती है, पारगमन क्षमता क्या होती है। तो पहले हम आ जाते हैं उत्सर्जन क्षमता। ठीक है ना, उत्सर्जन क्षमता किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकेंड, है ना, उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की मात्रा। जैसे मान लीजिए ये हमारा पृष्ठ है, बात क्लियर हो गई, ये हमारा पृष्ठ है, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल है ए, है कि नहीं, इस पृष्ठ का क्या क्षेत्रफल है, ए क्षेत्रफल है। इसने उसका कुछ ग्रहण किया और जब ग्रहण करेगा उष्मा तो कुछ उष्मा की मात्रा को निकालेगा भी। इसने टी टाइम तक उष्मा निकाला, ठीक है ना, कितनी उष्मा निकाला, क्यू उष्मा। जैसे मान लीजिए इसका क्षेत्रफल है 10 वर्ग सेंटीमीटर, तो 10 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल द्वारा 10 सेकंड में या 5 सेकंड में 25 जूल ऊर्जा निकल गई। ठीक है ना, तो निकलने वाली ऊर्जा की मात्रा, या इसको आप कह सकते हैं उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की मात्रा, उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की मात्रा Q बटे तल का क्षेत्रफल A गुणे समय। इसका जो रेशियो होता है इसी को हम कहते हैं उत्सर्जन क्षमता, या दिखाते हैं ई से, ध्यान दीजिएगा। उत्सर्जन क्षमता यह किसी पृष्ठ पर जो विकिरण गिरा हुआ है उसमें से निकलने वाले विकिरण ऊर्जा की मात्रा या उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की मात्रा
बटे तल का क्षेत्रफल और समय का जो रेशियो होता है उसके बराबर होता है। अगर यहां पर क्षेत्रफल को 1 कर दिया जाए अर्थात प्रति एकांक क्षेत्रफल से, जैसे 10 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल से 25 जूल ऊर्जा निकल रही है, तो 1 वर्ग सेंटीमीटर से 25 बटे 10 हो जाएगा, 2.5 हो गया। अब 2.5 ऊर्जा निकल रही है 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल से, टाइम क्या है 5 सेकंड, 5 सेकंड में निकलने वाली ऊर्जा 2.5, तो 1 सेकंड में। क्षेत्रफल को भी एकांक कर दे, समय को भी एकांक कर दे। अगर क्षेत्रफल भी 1 हो जाए, 1 वर्ग सेंटीमीटर, 1 वर्ग मीटर, 1 वर्ग मिलीमीटर, एकांक का मतलब ये नहीं होता कि 1 वर्ग मीटर ही, ऐसा नहीं, मात्रक जैसा हो। क्षेत्रफल को आप वर्ग सेंटीमीटर ले रहे हैं तो वर्ग मिलीमीटर ले रहे हैं, उसी हिसाब से ही बनेगा, ठीक है ना। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड, समय को हमने 1 कर दिया, क्षेत्रफल को 1 कर दिया, अब ये 1 हो जाएगा, यह 1 हो जाएगा, तो जो विकिरण ऊर्जा की मात्रा निकलेगी वही तो उत्सर्जन क्षमता के बराबर होगी। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल द्वारा प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की मात्रा ही उस पृष्ठ की उत्सर्जन क्षमता कहलाती है। परिभाषा आप नोट कर सकते हैं इसकी। किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल द्वारा, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल द्वारा प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की मात्रा, उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की मात्रा उस पृष्ठ की उत्सर्जन क्षमता कहलाती है, उस पृष्ठ की उत्सर्जन क्षमता कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, समझ गए होंगे आप ना। उत्सर्जन क्षमता ई क्या है ये समझ गए होंगे आप, ठीक है। अब ये ध्यान देना है, ध्यान दीजिए बात। अब देखिए माइन्यूट चीज बता रहा हूं आपको। ये जो उत्सर्जन क्षमता है किसी भी तल की, वह अलग अलग तरंग दैर्घ्य के लिए अलग अलग होती है। जैसे आपको पता है कि दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, ठीक है, 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। पता होगा आपको, 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है। 4000 से 4300 बैगनी, 4300 से 4600 तक जामुनी नीला, नीला लेकिन जामुन का रंग जैसा नीला होता है वैसा। 4600 से 5000 तक नीला स्काई ब्लू, ठीक है। 5000 से लेकर के 5700 तक हरा, 5700 से 6000 पीला, 6000 से लेकर के 6400 तक, ठीक है। क्या होता है, हरा फिर नारंगी, फिर 6400 तक लाल, ठीक है, ऐसे होता है। तो ऐसे बैनिया हपी नाला के क्रम में ये होता है, समझ गए होंगे आप। तो 4000 से 7800 एंगस्ट्रॉम तक इसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है वो रहती है। तो अलग अलग तरंग दैर्घ्य के लिए जो इसकी उत्सर्जन क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। जैसे 4000 एंगस्ट्रॉम की तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश अगर किसी पृष्ठ पर गिरेगा तो उसकी उत्सर्जन क्षमता अलग होगी। 5000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश कोई गिरेगा तो उसकी उत्सर्जन क्षमता अलग होगी। 5100 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश गिरेगा तो वो अलग होगी, ठीक है ना। तो अलग अलग तरंगदैर्घ्य के लिए उत्सर्जन क्षमता किसी पृष्ठ की अलग अलग होती है। तो अगर हम किसी विशेष तरंगदैर्घ्य की बात करें, लैम्डा, अब लैम्डा पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। किसी विशेष तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए
किसी पृष्ठ की जो उत्सर्जन क्षमता होती है उसे उस पृष्ठ की स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता। जैसे हमने एक तरंग ले लिया 5000 एंगस्ट्रॉम, 5420 एंगस्ट्रॉम, कुछ भी एक विशेष तरंग है। तो एक विशेष तरंग लैम्डा के लिए किसी पृष्ठ की उत्सर्जन क्षमता, ठीक है, उस पृष्ठ की स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता कहलाती है, उसको ई लैम्डा से शो करते हैं। अब परिभाषा जब लिखेंगे आप तो सारी चीज वही लिखेंगे, जो उत्सर्जन क्षमता की परिभाषा है सब कुछ वही लिखा जाएगा। उसमें क्या जोड़ देंगे शुरुआत में? किसी विशेष तरंग दैर्घ्य के प्रकाश के लिए। अब पूरी परिभाषा फिर से बन जाएगी, आपको नोट नहीं करना है, बस जान लेना है। किसी विशेष तरंग दैर्घ्य के लिए प्रति एकांक क्षेत्रफल द्वारा प्रति सेकेंड, सारी परिभाषा वही, प्रति एकांक क्षेत्रफल द्वारा प्रति सेकेंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की मात्रा ही उस पृष्ठ की स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता कहलाती है। यहां पर जो बताया परिभाषा हमने वो तो एक सामान्य परिभाषा सबके लिए है, लेकिन अगर उसमें लगा देंगे किसी विशेष तरंग दैर्घ्य के लिए तब वो फिक्स हो गया कि 4620 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश के लिए ही ये हो रहा है, तो वह उस पृष्ठ की स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता हो गई किसी विशेष तरंग दैर्घ्य के लिए। ऐसे क्लियर हुआ? इसको शो कैसे करेंगे? ई के साथ लैम्डा लगा देंगे। जब ई के साथ लैम्डा लगा हो समझ जाना कि ये स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता है, किसी विशेष तरंग दैर्घ्य की बात हो रही है। और केवल ई लिखा हो अगर तो सामान्य से किसी भी पृष्ठ के लिए उत्सर्जन क्षमता की बात हो रही है, ठीक है ना। अब अगर किसी एक विशेष तरंग दैर्घ्य के लिए, ध्यान दीजिएगा, किसी एक विशेष तरंग दैर्घ्य के लिए स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा है, अर्थात प्रति एकांक क्षेत्रफल द्वारा प्रति सेकंड निकलने वाले विकिरण ऊर्जा की मात्रा, चाहे उसको विकिरण ऊर्जा की मात्रा कहिए निकलने वाले, चाहे उसी को हम उत्सर्जन क्षमता कहेंगे। जब हमने कह दिया कि प्रति एकांक क्षेत्रफल द्वारा प्रति सेकंड निकलने वाले विकिरण ऊर्जा की मात्रा को ही हम कहते हैं उत्सर्जन क्षमता, तो इसका मतलब ई लैम्डा क्या है? ई लैम्डा जो है यह विकिरण ऊर्जा की मात्रा है। ई लैम्डा जो है यह विकिरण ऊर्जा की मात्रा है, चाहे उत्सर्जन क्षमता का हो और चाहे विकिरण ऊर्जा की मात्रा का हो, लेकिन उसमें प्रतिबंध क्या है? क्षेत्रफल प्रति एकांक होना चाहिए और समय भी एकांक होना चाहिए। तो ई लैम्डा क्या है? प्रति एकांक क्षेत्रफल द्वारा प्रति सेकंड निकलने वाले विकिरण ऊर्जा की मात्रा है किसी विशेष तरंग दैर्घ्य के लिए। तो अगर ये लैम्डा के लिए निकलने वाले विकिरण ऊर्जा की मात्रा ई लैम्डा है, तो अगर हम एक तरंग दैर्घ्य परास ले लें, परास समझ रहे हैं, जैसे हमने कहा दे कि 5600 एंगस्ट्रॉम से 5700 एंगस्ट्रॉम तक, मतलब गैपिंग कितनी हो गई? 100 एंगस्ट्रॉम की। 5600 एंगस्ट्रॉम से 5700 एंगस्ट्रॉम तक क्या हुआ? एक विशेष तरंग दैर्घ्य परास हो गया। तो इस परास में कितना विकिरण ऊर्जा निकलेगी? तो एक तरंग दैर्घ्य के लिए, विशेष तरंग दैर्घ्य के लिए लैम्डा है, अगर हम परास ले लें लैम्डा से लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा, इसे 5600 से लेकर के 5700, इसका मतलब 100 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य परास हो गई। तो अगर एक सिंगल तरंग दैर्घ्य के लिए निकलने वाले विकिरण ऊर्जा की मात्रा ई लैम्डा है, तो डेल्टा लैम्डा का तरंग दैर्घ्य परास हुआ। ये परास 100 एंगस्ट्रॉम का भी हो सकता है, 50 का भी हो सकता है, 200 का भी हो सकता है। तो कितनी विकिरण ऊर्जा की मात्रा निकलेगी? इसी ई लैम्डा में हम डेल्टा लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें कंफ्यूजन नहीं होता, ये समझा दिया, बार बार इसको यूज होगा जब, तो आप बार बार मत पूछिएगा इसको। ये क्या है? किसी विशेष तरंग दैर्घ्य परास में निकलने वाले विकिरण ऊर्जा की मात्रा है ई लैम्डा इंटू डेल्टा लैम्डा। ये कहां से आया? ई लैम्डा जो है वह किसी एक सिंगल तरंग दैर्घ्य के लिए, जैसे 5600 के लिए, 5600 के लिए किसी पृष्ठ द्वारा निकलने वाली विकिरण ऊर्जा की मात्रा है प्रति एकांक क्षेत्रफल द्वारा प्रति सेकंड। तो अगर 5600 के लिए ये है, तो 5600 से 5700 के लिए क्या होगी? तो 100 का डिफरेंस हो गया। तो एक तरंग दैर्घ्य के लिए इतनी ऊर्जा है, तो 100 परास के लिए 100 से मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा?
तो ई लैम्डा इंटू डेल्टा लैम्डा, ठीक है, इसको नोट कर सकते हैं क्योंकि अभी आगे काम लगेगा इसका। क्या लिखेंगे, नोट में लिखेंगे आप, नोट में आप लिखेंगे। इससे आप जब नोट्स बनाइए अपना, उस नोट्स में कुछ जगह पॉइंट वाइज जो इंपॉर्टेंट बात है उसको लिखा जाता है, ठीक है। तो आप नोट लिख करके इसको लिखेंगे। किसी पृष्ठ द्वारा तरंग दैर्घ्य परास लैम्डा से लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा में, लैम्डा से लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा में उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की मात्रा ई लैम्डा इंटू डेल्टा लैम्डा, ई लैम्डा इंटू डेल्टा लैम्डा होगी। समझ गए? इतना क्लियर हो गया। दूसरा देखिए, पारगमन क्षमता या उसको हम पारगम्यता भी कहते हैं। पारगम्यता क्या है, जैसे ये हमारा कोई पृष्ठ है, इस पर 100 जूल ऊर्जा ये आपतित हुई, 100 जूल ऊर्जा आपतित हुई, जिसमें 25 जूल परावर्तित हो गई, 50 जूल एब्जॉर्ब हो गई और 25 जूल बाहर निकल गई। तो किसी पृष्ठ द्वारा पारगमित विकिरण ऊर्जा की मात्रा, पारगमित मतलब बाहर निकलने वाले, किसी पृष्ठ द्वारा पारगमित विकिरण ऊर्जा की मात्रा बटे उस पृष्ठ पर आपतित संपूर्ण विकिरण ऊर्जा की मात्रा। कुल कितनी विकिरण ऊर्जा गिर रही है और कितनी बाहर निकल रही है उस पृष्ठ से, इन दोनों का रेशियो ले लेंगे तो जो रेशियो मिलेगा आपको वह पारगम्यता कहलाएगा या पारगमन क्षमता कहलाएगा। तो आप पारगमन क्षमता की परिभाषा को लिख सकते हैं, नोट कर लीजिए। किसी पृष्ठ द्वारा पारगमित विकिरण ऊर्जा की मात्रा तथा पृष्ठ पर पारगमित विकिरण ऊर्जा की मात्रा तथा पृष्ठ पर आपतित संपूर्ण विकिरण ऊर्जा की मात्रा के अनुपात को उस पृष्ठ की पारगमन क्षमता या पारगम्यता कहा जाता है। इसे टी से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल टी, इसे टी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। नई लाइन से सूत्र भी आप लिख लेंगे। टी बराबर, स्मॉल टी लिखेंगे आप, टी बराबर पृष्ठ द्वारा पारगमित विकिरण ऊर्जा की मात्रा, पृष्ठ द्वारा पारगमित विकिरण ऊर्जा की मात्रा अपान बटे का निशान लगा देंगे पृष्ठ पर आपतित संपूर्ण विकिरण ऊर्जा की मात्रा, ये आप कर लेंगे, ठीक है। दो चीज आप जान गए, एक तो पारगमन क्षमता क्या होती है, पारगम्यता क्या होती है, दूसरा उत्सर्जन क्षमता क्या है, ठीक है। अब अवशोषण क्षमता आपको कल बताएंगे, ठीक है।